क्लास 12th। आज हम आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। लेसन हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं पहले, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो आपके बुक के पीछे पेज नंबर 40 पर दी हुई है, जो एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। Name the parts of an angiosperm flower in which development of male and female gametophyte takes place। यानी किस पार्ट में दोनों का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस इन एंथर, यानी जो मेल है उसका एंथर में होता है और जो फीमेल है उसका ओवरी में होता है। डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, क्या फ़र्क है दोनों में। इसमें हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर से, यानी 2n से n होने की प्रोसेस है ये। इसमें हैप्लॉइड बनते हैं डिप्लॉइड से, सेम है, लेकिन मेगास्पोर है। जैसे नाम से दिख रहा है माइक्रो और मेगा, माइक्रो यानी छोटा, मेगा यानी बड़ा। इसमें 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से, जो टेट्राहेड्रल तरीके से अरेंज्ड होते हैं। इनका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होता है। इसमें 4 मेगास्पोर बनते हैं एक मेगास्पोर मदर सेल से, और ये लीनियर अरेंज होते हैं, यानी एक लाइन में। ये जितने भी 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं ये सारे के सारे फंक्शनल होते हैं, यानी सब चारों जो है काम करते हैं, जबकि इसमें सिर्फ एक काम करता है और बाकी के 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं, कुछ काम के नहीं बचते। Meiosis occurs during micro and megasporogenesis। Microspore are formed at the end, यानी एंड में जाके माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन्स जो हैं हमारे वो बनते हैं, जो हमें छोटे छोटे से दिखाई देते हैं। और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक जो होता है वो मेगास्पोरोजेनेसिस के एंड में बनता है, यानी इसके एंड में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के एंड में पोलन ग्रेन्स बनेंगे और इसके एंड में एम्ब्रियोसैक बनेगा। इनको करंट सीक्वेंस में अरेंज करना है तो सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू आता है, फिर पोलन मदर सेल आती है, फिर माइक्रोस्पोर, फिर टेट्राड जैसा हमने पढ़ा अभी, फिर पोलन ग्रेन और फिर मेल गैमेट। एक नीट लेबल डायग्राम आपको बनाना है उसका, तो आपको डायग्राम तो मेरे हिसाब से अभी तक आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसमें सारे पार्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। और इसके पार्ट्स यहाँ पर डिस्क्राइब करने का बोला है, तो हम बताएंगे कि क्या क्या है। एक स्मॉल स्टॉक दिखता है जिससे ओव्यूल अटैच रहता है प्लेजेंटा से। हाइलम वो पॉइंट होता है जहाँ पर ओव्यूल से अटैच रहेगा वो। और अगर इन्वर्टेड ओव्यूल है तो उसे हम रैफे बोलते हैं। फ्यूनिकल जब मेन बॉडी के साथ फ्यूज़ करता है ओव्यूल की तो उसे हम रैफे बोलते हैं। ओव्यूल सराउंडेड रहता है 2 इंटेग्यूमेंट्स से, जिनके नीचे एक छोटा सा छेद जैसा होता है जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है, जो आपको डायग्राम में दिख जाएगा। ये 2 इंटेग्यूमेंट्स हैं दोनों तरफ से और बीच में से जगह खाली है जिसे हम माइक्रोपाइल बोल देते हैं। इसके बाद एम्ब्रियोसैक जो है वो बीच में लोकेटेड है। ये एम्ब्रियोसैक यहाँ पर बीच में बना हुआ है। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमें दिख रहे हैं ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। एक एग है, 2 सिनर्जिड्स हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, ये आपको इसमें दिख जाएंगे। ये 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। ये इंटेग्यूमेंट्स बाहर से अंदर की तरफ आते हुए, ये एग है, ये डेफिनेटिव न्यूक्लियस है। तो ये पूरा डायग्राम है, इसको आप अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। व्हाट इज मेंट बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट। आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर, जो 4 मेगास्पोर बने हैं उसमें से 3 डीजनरेट हो गए और सिर्फ एक बचा हुआ है जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, जिसे बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यानी कि जब एम्ब्रियोसैक सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होगा तो उसे मोनोस्पोरिक बोलेंगे। मोनो यानी 1। ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है आपको डायग्राम के साथ बताना है। तो सबसे पहले गिन लीजिए 1 2 3, और उसके बाद एक सेल 4 5 6, 2 सिनर्जिड्स हो गए और एक सेंट्रल सेल हो गया बीच में। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, इसका मतलब क्या होता है। न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोस माइटोसिस रिजल्टिंग इन 2 न्यूक्लियाई। यानी कि जो हमने देखा एक बचा हुआ मेगास्पोर है 4 में से, वो माइटोसिस करता है और 2 न्यूक्लियाई बनाता है जो कि अपोजिट पोल पे चले जाते हैं एम्ब्रियोसैक बनाने के लिए। तो जो एम्ब्रियोसैक होता है वो 2 न्यूक्लिएटेड होता है। अब उसमें 2 और माइटोटिक डिविजन्स होते हैं जिससे 4 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर 8 न्यूक्लियस बनते हैं, लेकिन अभी तक उसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है।
अब जो सेल वॉल्स है वो लीडिंग बनने लग जाती है फीमेल गैमेटोफाइट की या एम्ब्रियो सैक की। तो अगर हम उस डायग्राम को देखेंगे ध्यान से, उसके बाद क्या होगा कि 8 न्यूक्लियस अभी तक हमारे बन गए हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई नीचे रह गए। 3 सेल का ग्रुप था, 3 सेल क्लाजल एंड पर है जिनको एंटीपोडल बोला है हमने। सेल हम पहले गिन चुके हैं, सेल 7 थे, लेकिन अब ऊपर हमने देखा कि न्यूक्लियस 8 हो गए हैं माइटोसिस होकर। तो इसलिए बोला जाता है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म जब एम्ब्रियो सैक मेच्योरिटी पे रहता है तो वो 7 सेल्ड रहता है, लेकिन 8 न्यूक्लिएटेड रहता है, क्योंकि सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर्स क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हो सकता है कि नहीं? चेस्मोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो ओपन फ्लावर्स होते हैं, जिनका स्टेमन स्टिग्मा हमें ऊपर दिख रहा होता है, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन जल्दी से हो जाता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन क्लिस्टोगैमस फ्लावर में नहीं होता है। तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं, क्योंकि ये क्लोज्ड होते हैं, कभी ओपन नहीं होते हैं, और इसलिए कभी भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र बाहर से हो ही नहीं पाता है। ठीक है, तो हमेशा बंद है फ्लावर अगर, तो कैसे होगा? इसलिए कोई क्रॉस पॉलिनेशन इसमें नहीं हो पाएगा। इसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी आपस में ही करते हैं वो। मेंशन 2 स्ट्रैटेजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। कौन सी 2 स्ट्रैटेजीज हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करती हैं? पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि पोलन जब निकलता है उसी समय पर स्टिग्मा रेडी हो गया है कि नहीं उसको लेने के लिए, ये अगर एक्टिविटी एक पैटर्न में नहीं है, एक साथ नहीं हो रही, तो नहीं होगा। एंथर्स एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट सच पोजिशन दैट पोलन डज नॉट रीच स्टिग्मा, और एंथर और स्टिग्मा को ऐसी पोजीशंस में रखना कि वो एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाए। ये कुछ 2 हैं जिनसे सेल्फ पॉलिनेशन होने से रोका जा सकता है। What is self incompatibility? Why does self pollination not lead to seed formation of self incompatible species? यानी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है और सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से सीड फॉर्मेशन यानी बीज क्यों नहीं बनते हैं? ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिससे सेल्फ पोलन जो होता है फर्टिलाइजिंग बाय ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टिल। तो हमने देखा है जब 2 चीज़ें फ्यूज़ होती हैं उसके बाद पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, तो उस ग्रोथ को वहीं पर रोक दिया जाता है पिस्टिल में, जिससे आगे की प्रोसेस नहीं होती है। इन दिस केस सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज इनहिबिटेड, और क्योंकि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है तो आगे चलकर बीज जो होता है वो भी नहीं बनता है। What is bagging technique? How is it useful in plant breeding program? बैगिंग का मतलब हमने बुक में भी पढ़ा है, जो फीमेल प्लांट होता है उसको हम कवर कर देते हैं बटर पेपर से या पॉलीथीन से, जिससे बाहर के जो पोलन ग्रेन्स हैं अगर आसपास कहीं हवा में है तो वो उड़ते हुए नहीं आए। ये हमको ब्रीडिंग प्रोग्राम के टाइम में हेल्प करते हैं। जब कुछ साइंटिस्ट मिलके कुछ कर रहे होते हैं या वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा पोलन आए तो वो उसे कवर कर देते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है और ये कहाँ पर होता है और इसमें कौन सा न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है? ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस जब साथ में फ्यूज़ करते हैं तो वो ट्रिपल फ्यूजन होता है। ये एम्ब्रियो सैक में होता है। और जो 3 न्यूक्लियाइड साथ में फ्यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमीट, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक सेंट्रल सेल, जिससे एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। Why do you think that zygote is dormant for some time in fertilized ovule? कुछ टाइम तक जाइगोट जो रहता है वो डॉर्मेंट क्यों रहता है? डॉर्मेंट यानी इनएक्टिव, जिसमें कोई हलचल ही नहीं होती है, क्योंकि इस टाइम पर एंडोस्पर्म को डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। तो एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन का सोर्स है, खाने में हेल्प करता है। तो जो नेचर होता है वो एंडोस्पर्म टिश्यू को एम्ब्रियोजेनेसिस के पहले पहले वो चाहता है कि जल्दी से ज़्यादा फॉर्म हो जाए, जिससे खाने की कोई कमी ना हो। अब कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमको देखना है। हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल के बीच में डिफरेंस, जो भी प्लांट रेडिकल और अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडॉन के बीच में होता है वो हाइपोकोटाइल होता है। जो पिम्यूल और कॉटिलिडॉन के बीच में होता है वो एपिकोटाइल होता है। हाइपोकोटाइल का काम होता है बीज को नीचे की तरफ धक्का देना, एपीजियल जर्मिनेशन। एपोकोटाइल का काम होता है ऊपर की तरफ धक्का देना, जो हाइपोजियल जर्मिनेशन। ये रूट सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है, ये शूट सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है, यानी जो प्लांट की रूट होंगी, जड़ें होंगी, वो इसकी वजह से बनेंगी, और जो स्टेम यानी तना और ऊपर का पार्ट होगा वो इसकी वजह से बनेगा। क्लियोप्टाइल और कोलेरिजा,
Shoot, apex and few leaf primordia are enclosed in epicotyle region is called coleoptile. Radical and root cap are situated at lower end enclosed by protective sheet called coleorhiza. यानी ऊपर की चीज़ें कोलियोप्टाइल हैं, नीचे रेडिकल वगैरह रूट कैप जो है वो नीचे का है. ये सॉइल के बाहर आ जाता है, ये सॉइल के अंदर ही रहता है. इंटेग्यूमेंट और टेस्टा क्या है? इंटेग्यूमेंट हमने अभी पीछे डायग्राम में देखा था, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, प्री फर्टिलाइजेशन के पहले होता है. टेस्टा सीड के लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है. पेरिस्पर्म और पेरिकार्प. पेरिस्पर्म न्यूक्लियस का एक पार्ट होता है जो थिन लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. ये सीड का एक पार्ट होता है और यूजुअली ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है. ओवरी पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद. ये फ्रूट का पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं. ये ड्राई भी हो सकता है और फ्लैशी भी हो सकता है. वाई इज एप्पल कॉल्ड फॉल्स फ्रूट एंड विच पार्ट्स ऑफ फ्लावर फ्रॉम द फ्रूट? तो एप्पल जो है उसको फॉल्स फ्रूट क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो थैलेमस से डेवलप होता है, ना कि ओवरी से. तो जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होते हैं वो तो नॉर्मल फ्रूट होते हैं, हमको पता है. लेकिन जो थैलेमस से बनते हैं, जो फ्लावर के बेस पर एक मोटा सा पार्ट होता है, उसे थैलेमस बोला जाता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको ये फ्लावर दिखाऊं तो ये जो पार्ट है नीचे का, ये थैलेमस है. तो अगर कोई इससे डेवलप हो रहा है तो उसे हम फॉल्स फ्रूट बोलेंगे. एमैस्कुलेशन क्या होता है? एमैस्कुलेशन का मतलब होता है एंथर्स को काट के निकाल देना. एंथर्स काट दिए जाते हैं फोर्सेप्स से. और प्लांट ब्रीडर्स इस टेक्निक को यूज़ करते हैं जिससे स्टिग्मा का कंटेमिनेशन ना हो अनडिज़ायर्ड पोलन के साथ में. यानी जिस पोलन को वो नहीं चाहते हैं तो वो उसे काट देंगे एंथर में. ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हेल्पफुल होता है जहाँ पर हमको डिज़ायर्ड पोलन चाहिए होता है. अगर पार्थेनोकार्पी हम ग्रोथ सब्सटेंसेस डालकर इंड्यूस कर सकते हैं, यानी डेवलपमेंट ऐसा ही कर दें अगर हम फ्रूट का, तो कौन कौन से फ्रूट्स आएंगे उसमें? ऑरेंजेस, लेमन, लीचीज. ये पोटेंशियल फ्रूट्स हो सकते हैं. सीडलेस जो आएंगे, यानी जिनमें बीज नहीं होगा. एंड वेराइटी ऑफ दीज फ्रूट्स वुड बी अप्रिशिएटेड बाय द कंज्यूमर्स, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा बीज होते हैं. टेपेटम का क्या रोल है? हमने एक डायग्राम देखा है बुक में. टेपेटम जो है वो इनर मोस्ट लेयर होती है और ये एक्साइन लेयर बनाती है पोलन ग्रेन्स की, जो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, जो किसी भी टेम्परेचर पे कैसी भी स्थिति में टूटता नहीं है. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पर जो टेपेटम के सेल्स हैं वो बहुत सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स और एमिनो एसिड्स बनाते हैं जो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं. ठीक है. व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस? एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस इस प्रोसेस है एसेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ सीड्स का, यानी जिसमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बीज ऐसे ही बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है. द प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम दीज सीड्स आर आइडेंटिकल टू मदर प्लांट, यानी कि वो एकदम सेम होते हैं, जैसा मदर प्लांट होता है वैसे ही बनते हैं. ये कॉस्ट एफिशिएंट मेथड है, यानी इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं. और इसका ग्रेट यूज़ है प्लांट ब्रीडिंग में. जब हम किसी एक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक प्लांट में लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्लांट में कोई एक तरीके का कैरेक्टर हो, फीचर हो, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं.